नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज जिस अपराध के बारे में आपको बताऊंगा उसकी डिमांड बहुत दिन से हमारे सुधी श्रोता कर रहे हैं। बात अमरोहा के उस कातिल शबनम की, जिसे फांसी की सजा हो चुकी है, लेकिन फांसी अभी तक दी नहीं जा सकी है। बहुत ही खौफनाक मंजर था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना। हमारे सुधी श्रोता बार बार ये कहते हैं, हालांकि मैंने एपिसोड 375 में देश की सबसे खूंखार 4 महिला अपराधियों के बारे में बताया था, जिनमें एक शबनम भी थी। शबनम का थोड़ा इतिहास मैंने उस यानी 375 में एपिसोड में बताया था। आई बटन आप क्लिक करेंगे तो आपको ये एपिसोड अपने आप मिल जाएगा। ये आई बटन के बारे में भी कल भी किसी ने या परसों भी किसी ने पूछा कि भाई ये कहाँ है, हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो आपकी स्क्रीन में सबसे ऊपर राइट हैंड कॉर्नर में एक छोटा सा गोला बना होगा जिसमें आई लिखा होगा, उसे आई बटन कहते हैं। आप उसको क्लिक करेंगे, मोबाइल फोन पर हैं तो उसे टच करेंगे, वैसे ही आपको ये एपिसोड मिल जाएगा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। देश की 4 सबसे खूंखार महिला अपराधी जो फांसी का इंतजार कर रही थीं। 3 की फांसी को अब कन्वर्ट कर दिया है, ये 20 साल से 25 साल से जेल में हैं, आजीवन कारावास में। लेकिन शबनम की फांसी अभी भी बरकरार है। अदालती दांव पेंच चले जा रहे हैं, लेकिन ये अभी भी सजा फांसी की बरकरार है। बात 15 अप्रैल 2008 की है। जिला अमरोहा, जिले के हंसढेनपुर कोतवाली का गांव बावन खेड़ी। सवेरे सवेरे कोई 5 साढ़े 5 बजे, अप्रैल में दिन बड़ा होने लगता है और सवेरा थोड़ा जल्दी हो जाता है। गांव में अचानक शोर उठा कि शौकत मात साहब का पूरा परिवार कत्ल हो गया। जो जहां था वो वहीं से भागकर शौकत मात साहब के यहां पहुंच गया। भारी भीड़ बाहर इकट्ठा हो गई। लोगों ने फौरन थाने पर सूचना दी कि साहब ज्यादा संख्या में फोर्स भेज दी जाए, शौकत मात साहब का पूरे परिवार का कत्ल हो गया है। खैर, शौकत चूंकि वहां पर टीचर थे, अध्यापक थे, और उनका बड़ा सम्मान था पूरे गांव में, बल्कि आसपास के गांव में जहां से भी लोग शौकत मात साहब के स्कूल में पढ़ने गए होंगे, छोटे बड़े। बहरहाल पुलिस पहुंची। पुलिस ने जो मंजर देखा, बस गश खा के गिरने वाला मंजर था। कमरे के भीतर या घर के भीतर घुसते ही चारों तरफ लाशें ही लाशें, खून ही खून। सबसे बड़ी बात, सभी के सर धड़ से अलग। गंभीर बात थी, गंभीर घटना स्थल थी, गंभीर घटना थी, खौफनाक घटना स्थल था। मरने वालों में शौकत मां साहब, उनकी पत्नी हाशमी, पुत्र अनीस, पुत्रवधू अंजुम, पोता अर्श, पुत्र राशिद, भांजी राबिया और भांजी राबिया, ये कुल 7 लोगों का कत्ल हुआ था, जिनमें से एक तो 8-9 साल का मासूम बच्चा था जो पोता था अर्श। पूरी दास्तान को बताने वाला घर में सिर्फ एक ही लड़की मौजूद थी, 24 साल की शबनम, जो पेशे से शिक्षा मित्र भी थी, यानी पढ़ाती थी, तनख्वाह मिलती है। माँ साहब और ये दोनों मिलके काफ़ी घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, संपन्न परिवार था। पुलिस के पास सवाल नहीं उस समय बन रहे थे
कि क्या पूछा जाए इस लड़की से जिसके परिवार के 7 लोग कत्ल हो गए थे। पूछा गया तो उसने बताया कि मैं खाना खा के सो गई थी, मुझे कुछ नहीं पता। जब हल्ला गुल्ला हुआ तो मैंने देखा कि छत के रास्ते से कुछ लोग आए थे और जब तक मैं पूरी तरह से आंख खोल के होश में आती वो सभी छत के रास्ते ही बाहर भाग गए। पुलिस के सामने शबनम के इस बयान के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। पुलिस ने उसके बयान को ही आधार मानकर जांच पड़ताल शुरू की। सबसे पहले यह देखा गया कि छत से क्या कोई भीतर आ सकता है। घर के छत पर जाकर देखा तो जमीन और छत के बीच करीब 14 फुट की ऊंचाई थी। यहां पर सीढ़ी लगाने का नामो निशान नहीं था। देखिए, आप सीढ़ी लगाएंगे, जमीन पर लगाएंगे, कच्चा फर्श हो या पक्का फर्श हो, कच्ची जमीन हो या ईंट रोड़े वहां पर लगे हों, लेकिन अगर सीढ़ी लगाकर कोई उसके ऊपर चढ़ेगा तो नीचे सीढ़ी जिन 2 पाए पर टिकी होती है उसके निशान जरूर बनेंगे, हर हाल में बनेंगे। 1-2 आदमी जो भी चढ़े होंगे उनका वजन 60-70 किलो औसत होगा और 100 किलो का वजन अगर 2 लोग चढ़े हैं उस पर जाएंगे तो वो नीचे से एकदम फिक्स नहीं होती, न फिक्स वहां पर कोई सीढ़ी लगी हुई थी। पुलिस ने बहुत बारीकी से जांच पड़ताल की और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि सीढ़ी से कोई भी छत पर नहीं गया था। दूसरा, छत से बरसात का पानी नीचे आने के लिए महज एक पाइप लगा था। यह भी संभव था कि कोई पाइप के सहारे चढ़ गया हो और ऊपर से छत के दरवाजे से नीचे उतर गया हो और अपना काम करके वापस लौट गया हो, लेकिन उस पर भी चढ़ने के, सरकने के, पैरों के निशान होने चाहिए। ऐसा कोई निशान बरसाती पानी निकलने वाले उस पाइप पर नहीं मिला। तीसरा, अगर कोई छत पे पहुंच भी गया तो नीचे आने के लिए सीढ़ी पर लोहे का मोटा दरवाजा लगा था जिसे आसानी से खोला नहीं जा सकता। पुलिस को यह शक था कि भीतर से दरवाजा बंद किया गया है, कोई और तरीका नहीं है। बाहर से अगर छत से कोई आया भी होगा और फिर इतने लोगों को मार के चला गया तो वो दरवाजे की सिटकिनी भीतर से बंद होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए, जब तक कि उसे भीतर से बंद न किया जाए। पुलिस को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा क्योंकि घर का मजबूत लोहे का दरवाजा तोड़कर कोई अंदर नहीं आ सकता। जब ऐसा तभी संभव है जब भीतर से कोई उसकी कुंडी को, उसका जो मोटा लोहे का रॉड नुमा जो सांकल होती है, जब तक उसको कोई खोले ना, भीतर आए ना आदमी और फिर चला जाए, फिर उसे बंद कर दिया जाए। पुलिस को इसी बात से हल्का हल्का शक होने लगा क्योंकि दरवाजा अंदर से ही खोला गया, दूसरा कोई तरीका नहीं था छत से आने का। मुख्य द्वार तो जैसे सामान्य रूप से जाते समय लोग कुंडी खोलते हैं, बाहर निकल जाते हैं, भीतर से कोई बंद कर लेता है, या जब सारे लोग आते हैं तो अंतिम आदमी उसमें सिटकिनी लगा देता है, वो उसकी तो कोई बात नहीं है। लेकिन वो बार बार ये किस्सा रिपीट कर रही थी कि बदमाश छत से आए, पूरे परिवार का कत्ल करके भाग गए। पुलिस को हल्का हल्का शक तो होने लगा कि जब ये अकेली जिंदा है, इसके साथ बदमाशों ने कुछ नहीं किया, बाकी पूरे परिवार को मार दिया, भीतर से दरवाजा भी बंद हो गया, ये कैसे संभव है। पुलिस ने सीडीआर की जांच पड़ताल शुरू की शबनम की, तो ये पता लगा कि शबनम ने 3 महीने में एक नंबर पर 900 से ज्यादा बार कॉल की थी, या टू एंड फ्रो कॉल अगर मिला लें
तो करीब करीब 900 या उससे थोड़ा अधिक ही कॉल उस नंबर पर हुई थी। उस नंबर का फिजिकल वेरिफिकेशन कराया गया तो ये पता लगा कि गांव में ही आरा मशीन चलाने वाले अब्दुल रऊफ के लड़के सलीम का ये नंबर है। यही नहीं, कत्ल वाली रात यानी 14/15 अप्रैल 2008 को दोनों के बीच 52 बार बात हुई थी। 52 टाइम्स बात हुई थी। जैसे ही कॉल डिटेल की ये एनालिसिस पुलिस के सामने आई, इस सामूहिक हत्याकांड की तस्वीर साफ हो गई। पुलिस ने बिना देर किए पहले सलीम नाम के उस युवक को हिरासत में ले लिया, फिर शबनम को वहां पर ले गई। लेकिन चूंकि शबनम पीड़ित परिवार से ताल्लुक रखती थी, यानी उसी के परिवार के 7 लोग, उसकी माँ, उसके बाप, भाई, बहन, भाभी, पोता और उसका भतीजा, इतने लोग मारे गए थे। लिहाजा पुलिस ने शुरुआत की सलीम से पूछा जाने लगा। बस एक ही रट के साथ, मुझे क्या पता, घर के भीतर क्या हुआ मुझे क्या पता। पुलिस ने फिर CDR पर उन कॉल्स की हकीकत पूछनी शुरू की। इतने बज के इतने मिनट पर तुमने कॉल की थी, क्या बात थी? इतने बज के इतने मिनट पर उसने कॉल की थी, क्या बात थी? रात में 1 बजे तुमने उसको कॉल की, क्या बात थी? और रात में 1:15 बजे उसने तुमको कॉल की, क्या बात थी? बस इसी पर कुछ वो फंसने लगा। लेकिन एक स्टेज पर जाकर उसने बिल्कुल कुछ बोलने से मना कर दिया। पुलिस ने अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू किया। जैसे ही तमाम म्यूजिक पार्टी के तमाम वाद्य यंत्र बजने लगे, थोड़ी देर में सलीम भी बिल्कुल अपने सुर में आ गया, जैसे गजल की गायकी शुरू हुई हो, और उसने पहले दिन से क्या क्या हुआ ये सब बताना शुरू किया। उसने बताया कि मोहल्ले की बात थी, हम और शबनम नज़दीक आ गए। पढ़ी लिखी थी, तेज तर्रार थी, जानकार थी, इंटेलिजेंट थी। घर में मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि घर वालों को ये एतराज़ था कि मेरे बाप एक आरा मशीन चलाते हैं और मैं भी कभी कभी उस आरा मशीन में काम करता हूँ। उसने कहा कोई बात नहीं है, मैं बाहर की कोई नौकरी करूँगी। दिल लगा के उसने शिक्षा मित्र के लिए अप्लाई किया और उसका सिलेक्शन हो गया। पिता टीचर थे, शिक्षा मित्र वो भी हो गई। तो अब हर दिन उसे घर से स्कूल तक जाना होता था। और फिर रास्ते में इन दोनों की मुलाकातें होने लगी। फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ गई और ज़्यादा बढ़ गई। घर वालों ने नोटिस करना शुरू किया, गांव के लोगों ने नोटिस करना शुरू किया। गांव के लोगों ने शौकत माँ साहब से इस बात को बताया कि माँ साहब, आप इतने इज्जतदार आदमी हैं, गांव नहीं, गांव के आसपास के गांव के लोग आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन आपकी बेटी की वजह से आपकी इज्जत खराब हो रही है। कारण ये बताया कि वो 2 कौड़ी का आदमी जो आरा मशीन पर लकड़ियां काटता है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो आते जाते उसके साथ यानी शबनम के साथ दिखाई पड़ता है, जो बहुत ही गलत बात है। इस आदत को या इस प्रैक्टिस को या उससे मिलने जुलने को फौरन रोकिए। शौकत माँ साहब को ऐसा लगा कि उसकी इज्जत पर ये डेंट लगा रही है। शबनम को घर में जब वो शाम को आई तो माँ, बाप, भाई, भाभी सभी ने मिलकर इस बात को तस्दीक करना चाहा कि आखिरकार सलीम से उसका इतना मिलना जुलना क्यों है। बहुत ज्यादा शबनम इस बात पर रिएक्ट भी नहीं कर रही थी, बोल भी नहीं रही थी। महिलाएं यानी भाभी और माँ और बहन वो इस बात को समझ गईं कि क्या बात इन दोनों के बीच चल रही होगी। फिर ऊंच नीच समझाई गई कि बाप की इतनी इज्जत है, बाप टीचर है, लोगों को पढ़ाता है,
और ये बिना पढ़ा लिखा आदमी, कहाँ तुम्हारा स्टेटस, कहाँ इसका सड़क छाप लड़के का स्टेटस, लोग क्या कहेंगे। लिहाजा ड्यूटी लगाई गई कि एक भाई इसका साथ साथ इसे स्कूल तक ले जाएगा और वापस ले आएगा। इस पहरेदारी की वजह से शबनम परेशान हो गई और फिर छोड़ के जब वो भाई वापस चला आता था तो उस बीच में स्कूल के पास सलीम पहुंच जाता था। 2 क्लासेस के बीच जो अंतर, जो टाइम मिलता था, उसमें वो बाहर आकर सलीम से बात कर लिया करती थी। अब बात वो शुरू हुई कि मिलना जुलना इस तरह से बंद हो गया जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी। फिर उसने कहा कि आखिरकार इस तरह तो हम कभी नहीं मिल पाएंगे, और अब तो ऐसा लगता है पूरे परिवार की नॉलेज में ये बात आ गई है। इसका अगर इंतजाम न हुआ तो हम लोगों का मिलना बंद। साथ साथ जीने मरने की कसम तो पहले ही खा चुके थे। शुरुआत में ही भाई लोग जीने मरने वाली बात कर लेते हैं, कसम भी खा लेते हैं, और फिर बाद में जो हश्र होता है वो सब लोग जानते हैं। बहरहाल तय ये हुआ कि सलीम बाहर से कीटनाशक दवाइयों का जो वो होता है, जो लिक्विड होता है कीटनाशक दवाइयों का, कंसंट्रेट लिक्विड, वो ले आएगा और चाय की पत्ती का जो पैकेट होता है बड़ा, उसमें धीरे धीरे करके उसको ऐसा कर देगा कि वो पूरा का पूरा जो लिक्विड है वो उसमें, वो चाय की पत्ती उसको सोख ले, उसको सक कर ले, उसको सोख कर ले, और ये चाय की पत्ती का डिब्बा वो उसको स्कूल में बाहर निकलने से पहले दे देगा। सलीम को हुक्म की तामील करनी थी। फौरन उसने वो दवा, कीटनाशक दवा, हमारे सुधी श्रोताओं को इस बात पर आपत्ति होती है कि दवा का नाम मत बताया करिए, चाहे वो नींद की गोली हो, चाहे जहर की गोली हो, चाहे इस तरह की कोई बात हो। लिहाजा मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, आप नेट पर जाएंगे, सभी खबरों में उस दवा का नाम दिया हुआ है। बहरहाल वो उसे ले गया, चाय की पत्ती के पैकेट को करीने से खोला और उसके भीतर पूरे चाय में उसे धीरे धीरे डाला ताकि पत्तियों में वो एकदम से बस जाए, रम जाए। अपने बैग में उसे रखा और रख के लेके चली आई। बात 14 अप्रैल 2008 की है। सब लोगों ने शाम को खाना खा लिया। खाने के बाद शबनम ने कहा कि आज चाय पीने का मन है। मम्मी और पापा से पूछा चाय पिएंगे, उन्होंने कहा पी लेंगे। फिर सबके लिए चाय बनाई। बच्चों ने भी कहा हम भी चाय पी लेंगे। इकट्ठा चाय बनाई और इस चाय में वही चाय की पत्ती डाली जो सलीम ने उसे दवा में खूब सुखा कर, दवा में खूब डुबो कर उसे दे गया था। चाय की पत्ती डाली और दूध डाल के उबालेंगे तो दूध फटेगा, लिहाजा जब थोड़ा ठंडा हो गया तो दूध भी डाला, चीनी भी डाली, चाय एकदम तैयार हो गई। सबको एक एक कप चाय दे दी। एक कप खुद भी अपने हाथ में लेकर खड़ी हुई, इधर गई, उधर गई, ऊपर गई, नीचे गई, कप की चाय उसने कहीं गिरा दी। थोड़ी देर बाद सारे लोग सोने चले गए, वो भी सोने चली गई। थोड़ी देर बाद, करीब 1 घंटे बाद, 1 बजे के आसपास, वो एक एक करके सबको हिलाना डुलाना उसने शुरू किया। देखा सभी बुरी तरह से शांत हो चुके हैं, दवा उनको असर कर चुकी है। उसने फोन किया सलीम को कि अब टाइम आ गया है, तुम आ जाओ। सलीम अपनी जो आरा मशीन में लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी होती है वो लेकर आ गया और फिर एक तरफ से एक एक करके सारे लोगों की गर्दन सिर से अलग कर दी। और 10 साल का बच्चा, जो हल्की आवाज भी उसकी निकल रही थी, या ऐसा लग रहा था कि उसने चाय नहीं पी या कम चाय पी, चाय छोड़ दी या चाय अच्छी नहीं लग रही थी, उसकी गर्दन खुद शबनम ने
अब वो कुल्हाड़ी लेकर खुद काट दी और गर्दन को सिर से धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद वो चुपचाप चली गई। सलीम उस कुल्हाड़ी को कपड़े में लपेट के वहां से मेन गेट से इसने उसको बाहर किया, दरवाज़ा बंद किया, वो अपने घर पहुंच गया। फ़ोन से पूछ लिया कि घर पहुंच गए, उसने बताया पहुंच गया। पूछ लिया कि कुल्हाड़ी को अच्छी तरह साफ कर लिया, उसने कहा साफ कर लिया। उसके बाद उसने दरवाज़ा खोलकर बाहर जाकर हल्ला मचाना शुरू किया। बदमाश आए, बदमाश आए, कत्ल किया, कत्ल किया। गांव इकट्ठा हो गया। बात मां साहब के घर की थी, इकट्ठा भी होना था। पुलिस ने सभी 7 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सभी के विसरा प्रिजर्व हुए और सबके शरीर में विष के अंश पाए गए। दोनों गिरफ्तार हुए। जिला अदालत डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट अमरोहा में मुकदमा चला। 15 जुलाई 2010 को उस समय के तत्कालीन जिला जज ए हुसैनी साहब ने शबनम और सलीम को मामले का दोषी करार किया और सजा के दिन उन्होंने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की श्रेणी में आता है, लिहाजा दोनों को सजाए मौत दी जाती है। खैर, फिर सलीम और शबनम के वकील हाई कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट ने भी सजा मुकर्रर की, बिल्कुल कोई उसमें तब्दीली न करने का फैसला किया। फिर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ना, ऐसे मामलों में हम सजा में कोई कमी नहीं कर सकते। ये उस छोटे से बच्चे और उस बुजुर्ग मास्टर और उसकी पत्नी के साथ नाइंसाफी होगी। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा को वही माना जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया था। 22 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट में इसका रिवीजन हुआ। अच्छा, इस बीच में ये लोग मर्सी पिटीशन में उसके महामहिम राष्ट्रपति के पास दया याचिका इन लोगों ने लगाई और 2016 में महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने, स्वर्गीय श्री प्रणब मुखर्जी ने इनकी दया याचिका भी खारिज कर दी। दया याचिका खारिज करने के बाद ये छोटे छोटे ग्राउंड जो फांसी की सजा पाए व्यक्तियों को छोटे छोटे ग्राउंड पे अपील करने के प्रेसिडेंसेस हैं, उस पर ये फिर सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में 22 जनवरी 2020 को शबनम और सलीम के वकील आनंद ग्रोवर ने बहस शुरू की और बहस में उन्होंने कहा कि साहब, गरीबी और अशिक्षा ये मुख्य कारण है कि सलीम ने उनको टुकड़े टुकड़े कर दिया। गरीब बहुत था, शिक्षित नहीं था। सरकार की जिम्मेदारी है सबको शिक्षित करे और सरकार अपनी जिम्मेदारी में फेल हुई। सलीम पढ़ने से रह गया। दलील देखिए, वकील तो वकील हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उससे कहा कि देश में बहुत से लोग गरीब हैं और बहुत से लोग अशिक्षित हैं। आप हमको सिर्फ ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा देने में अपने फैसले में कौन सी कहां पर गलती की है। आप इस पर बहस करिए। गरीबी और शिक्षा सिर्फ सलीम पर ही लागू नहीं होती। कभी एक का बचाव करके दूसरे को छोड़ देते थे वकील लोग कि अगर इसमें हमारे सारे मौके एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो दूसरे में वो, चूंकि कोई एक्यूज थे एक ही मामले के, तो सलीम पर वो दूसरे दांव। फिर यही है कि कुछ दिन तक उनको बचाए रखने की बात है। लेकिन मर्सी पिटीशन और सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू खारिज होने के बाद अभी सलीम की रिव्यू पिटीशन बाकी है
जिसकी वजह से अभी भी ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आज की घटना, मैंने जैसा कि पहले बताया कि एपिसोड 375 में जिन 4 महिलाओं को फांसी की सजा हुई है, लेकिन फांसी पर अभी तक नहीं, सजा का पालन अभी तक नहीं हुआ है। अगर सारे एवेन्यूज एग्जॉस्ट होने के बाद शबनम को फांसी दी जाती है तो देश के इतिहास में आज़ादी के बाद से पहली महिला होगी जिसे फांसी की सजा दी जाएगी। फांसी की सजा जहां दी जाएगी वो भी स्थान तय है। ब्रिटिश पीरियड में मथुरा जिला जेल में महिलाओं को फांसी देने का एक अलग फांसी घर बना हुआ है। इस पूरी प्रोसेस में 2 बार फांसी की तिथि निश्चित हुई। मथुरा के उस जेल में महिला की जहां फांसी होती है उसकी साफ सफाई और उसकी रस्सी की टेस्टिंग और जो जल्लाद होता है उसको बुला के टेस्ट किया गया, लेकिन दोनों बार ऐन वक्त पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देकर फांसी को मुलतवी कर दिया, कुछ दिन के लिए टाल दिया। कह रहे भाई अभी इसके 2 और मौके इसके बाकी हैं, उसका इस्तेमाल कर लेने दीजिए। तो अगर फांसी उसको दी जाती है तो वो देश की पहली महिला होगी आज़ादी के बाद जिसको फांसी दी जाएगी। कहने का आशय ये कि मथुरा जेल में महिला फांसी घर में अभी भी शबनम का इंतज़ार है और जब तक उसकी फांसी माफ़ करके आजीवन कारावास में बदल नहीं दी जाती तब तक ये फांसी घर शबनम का इंतज़ार करेगा। अब सवाल ये है कि एक लड़के का प्यार माँ बाप, भाई बहन, भांजी भांजा के प्यार, दुलार और स्नेह से बहुत ऊपर हो गया। जिसने पैदा किया, जिसने पढ़ाया, जिसने पढ़ाई के सारे संसाधन उपलब्ध कराए, जिसने ऐसा बनाया कि वो भी एक सरकारी नौकरी में आ सके, जिसने उसे अदब सिखाया, जिसने उसे पढ़ना पढ़ाना सिखाया, जिसने उसे तहजीब सिखाई, उसकी सारी मेहनत एक तरफ, एक लड़के से मोहब्बत एक तरफ, और मोहब्बत भी ऐसी कि एक आरा मशीन चलाने वाले। खैर ये इस बात से तो मैं सहमत नहीं हूँ, प्यार अगर किसी का हुआ है वो कोई भी हो सकता है, इसमें गरीबी अमीरी की कोई बात नहीं है, लेकिन आरा मशीन चलाने वाले का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आरा मशीन चलाने वाले सलीम ने इंसानों को भी लकड़ी की तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, जो काम वो दिन भर आरा मशीन पर किया करता था। और उसके इसी एक्ट की वजह से सभी कोर्ट्स ने राइट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से सुप्रीम कोर्ट तक इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में डाला गया। अब तो बहुत डिटेल में मैं पहले भी बता चुका हूं, अब सिर्फ यही कहूंगा कि अगर कोई किसी से शादी करने की जिद कर ले, लड़का कर ले शादी करने की या लड़की कर ले, परिवार में कोई भी अगर 2 लोग, एक मेल एक फीमेल, ऐसी जिद कर लें कि नहीं साहब मैं तो शादी करूंगा ही या शादी करूंगी ही फलां से, तो ऐसे में ऊंच नीच, जात पात, धर्म, अमीरी गरीबी, इसका बैरियर कभी मत लगाइए। उस रास्ते में ये स्पीड ब्रेकर या बैरियर लगाकर इसे रोकने की कोशिश कतई मत करिए, वरना कब किसके दिमाग में कौन सा प्लान आ जाए और उसका दिमाग सुपरसोनिक रॉकेट की तरह कहां जाकर भिड़ जाए, आप जान भी नहीं पाएंगे, आप समझ भी नहीं पाएंगे, आपकी सोच वहां तक जा भी नहीं पाएगी। अगर आप ये बैरियर लगाने की कोशिश करते हैं, आप इस स्पीड को कम करने की कोशिश करते हैं, आप रुकावट बनने की कोशिश करते हैं, आप बाधा बनने की कोशिश करते हैं,
तब कब आपके आशियाने को आग लग जाए आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए सतर्क रहिए, आंख और कान खुले रखिए, छोटी छोटी बातों को भी नज़रअंदाज मत करिए, वरना धोखा होना तय है। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।